चलो दोस्तों, फाइनली यार आज हम डिस्कस करने वाले हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन करूंगा। तो क्या करना है, आपको बस बने रहना है, ठीक है। और अल्टीमेट मस्ती के साथ आप हमारे साथ रिवाइज करते चलिए बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में सबसे पहले अगर बात करते हैं तो सर्कुलेशन की नीड क्या है, उसके हिसाब से क्या है, और ट्रांसपोर्ट मीडिया क्या हो सकता है, और अलग अलग जो फाइलम्स होते हैं स्टार्टिंग से बेसिक से अगर बात करें तो उनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है क्या है, किस मीडिया के द्वारा उनके अंदर गैसेस का ट्रांसपोर्ट या मिनरल या फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो फाइनली अगर बात करते हैं, सर्कुलेशन इज एन इफिशिएंट मैकेनिज्म बाय व्हिच सब्सटेंस ऑफ ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू द सेल्स फ्रॉम द सेल्स, सेल टू सेल या फिर सेल टू सेल या फिर विथ इन द सेल, या फिर ट्रांसपोर्ट करना है बॉडी के एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, ठीक है, ऑर्गन टू ऑर्गन या फिर करना है हमें, ठीक है। तो एग्जांपल की बात करें तो अगर स्पॉन्ज की बात करें या फिर सिलेंट्रेट्स, स्पॉन्ज और सिलेंट्रेट्स में सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो वाटर के द्वारा होता है। बॉडी कैविटी में क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस जो है वाटर कैविटी वाटर के द्वारा होता है। बट अगर इन फ्लैट वर्म या फिर फ्लैट वर्म की बात करें तो उनमें क्या होता है, पैरेन्काइमेटस फ्लूइड होता है जो कि ट्रांसपोर्ट मीडिया के तरीके से कार्य करता है, ठीक है। अगर बात करें राउंड वार्म में तो सीडोसिलेमिक फ्लूइड होता है। ऐसे अगर एनिलिडा की बात करें, फाइलम एनिलिडा, तो एनिलिडा पहला फाइलम है जहाँ पर ब्लड बना था। तो ब्लड क्या है, ट्रांसपोर्ट मीडिया है। In most of higher animals, blood and lymph act as fluid. He help in transport of substances. यानी कि जो हायर एनिमल्स हैं उनमें ब्लड और लिम्फ जो है वो हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। एनसीईआरटी में जो डिस्क्रिप्शन वाली टॉपिक थी उसमें इतना ही लिखा है, ठीक है। तो बात करते हैं अगर नेक्स्ट पैराग्राफ में, तो क्या क्या पढ़ना है हमको पूरा देख लीजिए एक बार से। ब्लड पढ़ना है, लिम्फ फ्लूइड पढ़ना है, सर्कुलेटरी पैथवेज पढ़ना है, डबल सर्कुलेशन पढ़ना है, एंड रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी एंड डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है। पूरा इस टॉपिक में इतना ही चीज़ हमको कवर करना है। तो फाइनली आज हम देखते हैं कितना कवर होता है। सो अभी हमारी बात आती है ब्लड की। सबसे पहले बात करेंगे ब्लड। तो ब्लड क्या है, एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ यू फ्लूइड मैट्रिक्स, यानी कि फ्लूइड मैट्रिक्स जिसे प्लाज्मा बोलते हैं, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स लाइक आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो कि छुपी होती है। अगर बात करते हैं तो प्लाज्मा की, सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्लाज्मा। तो ब्लड का अगर पीएच की बात करें तो 7.1 से 7.4 होता है। ब्लड का वॉल्यूम होता है 5 लीटर से 5.5 लीटर, यानी कि 5.5 लीटर, यानी कि 7 से 8% ऑफ द बॉडी वेट होता है, ठीक है। और इसमें बात करें अगर 45% जो होता है ब्लड के अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट होती है, जबकि 55% यानी कि 55% क्या होता है प्लाज्मा। अगर बात करें तो प्लाज्मा जो है एक स्ट्रॉकलर्ड विस्कस फ्लूइड होता है। प्लाज्मा जो है एक स्ट्रॉकलर्ड का विस्कस फ्लूइड होता है, उसमें 55% जो होते हैं ब्लड में पाए जाते हैं, ठीक है। और प्लाज्मा के अंदर अगर बात करें तो 90 से 92% वाटर होता है, एंड 6 से 8% क्या होती हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स में कौन कौन सी प्रोटीन आती हैं, एल्बुमिन आती है, ग्लोबुलिन आती है, फाइब्रोनोजन आता है, ठीक है। और इन सब का क्या है, अलग अलग कार्य है। जैसे कि फाइब्रोनोजन क्या है, वो क्लॉटिंग फैक्टर है फाइब्रोनोजन, तो ब्लड को कोगुलेट कराने में हेल्प करती है। जबकि अगर बात करें ग्लोबुलिन्स, तो ग्लोबुलिन्स जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती है। जैसे गामा ग्लोबुलिन्स, अल्फा ग्लोबुलिन्स, बीटा ग्लोबुलिन्स जो कि होती है, तो ग्लोबुलिन्स जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म में काम करेगी। अगर बात करें बॉडी में तो एल्बुमिन्स क्या करा दी, बॉडी की ऑस्मोटिक बैलेंस कराएगी। अगर बात करें प्लाज्मा आल्सो कंटेन्स स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स में से क्या आता है, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, क्लोराइड आयन, ईटीसी, मतलब बहुत सारे उससे आयन्स होते हैं। ग्लूकोज भी होता है, अमीनो एसिड भी होता है, लिपिड भी होता है, यहाँ तक कि यूरिया भी होती है, ठीक है। ब्लड के अंदर यूरिया भी होती है। तो आल्सो प्रेजेंट्स इन प्लाज्मा एज दे ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी। अब कैसे बात करते हैं कि अगर कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आल्सो प्रेजेंट्स इन प्लाज्मा, यानी कि कोगुलेटिंग फैक्टर जो होते हैं वो भी प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। अगर एक्टिव फॉर्म में होंगे तो ब्लड तो अंदर ही कोगुलेट कर जाएगा, तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो प्लाज्मा को अगर विथ आउट क्लॉटिंग फैक्टर कर दें, अगर प्लाज्मा में से हम क्लॉटिंग फैक्टर निकाल देते हैं तो उसे हम बोलते हैं सीरम, यानी कि प्लाज्मा विथआउट क्लॉटिंग फैक्टर नोन एज सीरम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात आती है हमारी कि डिस्कस करना है फॉरवर्ड एलिमेंट। तो फॉरवर्ड एलिमेंट में क्या क्या आता है, इरेथ्रोसाइट आता है, ल्यूकोसाइट आता है, प्लेटलेट्स आता है, ठीक है। कलेक्टिवली इन सभी को हम कहते हैं फॉरवर्ड एलिमेंट। कितना होता है ब्लड में, 45%, यानी कि 45% जो होता है ब्लड का पार्ट्स होता है, ठीक है। अगर सबसे पहले बात करें इरेथ्रोसाइट की, तो इरेथ्रोसाइट यानी कि रेड ब्लड सेल, यानी जिसे हम आरबीसी कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे रेड ब्लड सेल जो है ब्लड में सबसे अबंडेंट मात्रा में पाई जाती है। कितना, 5 to 5.5 मिलियन प्रति mm³ इन ब्लड, ठीक है, प्रति mm³ इन ब्लड पाई जाती है, ठीक है। अगर बात करें आरबीसी जो है तो वो रेड बोन मैरो में बनती है इन एडल्ट में, लेकिन अगर फीटल लाइफ में बात करें तो फीटल लाइफ में कहाँ बनती थी, लीवर में बनती थी।
अब आरबीसी इज फाउंड इन बोन मैरो इन एडल्ट्स। आरबीसी आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स। आरबीसी जो है मोस्ट ऑफ मैमल्स में कैसी होती है, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है किसमें, आरबीसी के अंदर, क्योंकि ये सरफेस एरिया बढ़ा लेती हैं, इससे कि गैसेस का जो ट्रांसपोर्ट है वो अच्छे से कर पाती हैं, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है बहुत अच्छे से, ठीक है, इसलिए बढ़ा लेती हैं। अगर बात करें आरबीसी, तो आरबीसी में क्या होता है कि आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, ये जो है आरबीसी है वो आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन इनके अंदर होता है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो 12 से 16 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड में पाया जाता है, ठीक है, हेल्दी इंडिविजुअल में। तो आरबीसी का अगर बात करें तो लाइफ स्पेन कितना होता है, 120 डेज लाइफ स्पेन होता है। और आरबीसी जो डिस्ट्रॉय होती हैं वो स्प्लीन में होती हैं, तो स्प्लीन को हम बोल देते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो मेन पॉइंट क्या है कि 5 to 5 मिलियन आरबीसी होती है, रेड कलर की होती है, न्यूक्लियस मोइनली एब्सेंट होता है, और 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो 100 ml ब्लड में पाया जाता है। और आरबीसी के अंदर आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन हीम और ग्लोबुलिन, ठीक है, होती है। अगर अब हम बात करें ल्यूकोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी जो है वो आरबीसी की तुलना में कम होती है। डब्ल्यूबीसी क्या है कि 6000 से 8000 प्रति mm³ ब्लड में ही पाई जाती है, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस होते हैं, और इसमें आरबीसी में क्या होता था कि जो हीमोग्लोबिन कंटेंट था वो डब्ल्यूबीसी में नहीं पाया जाता है, इसलिए इनका जो कलर है वो रेड नहीं होता है। ल्यूकोसाइड जो है वो जनरली शॉर्ट लिव्ड होती है, इनकी जो लाइफ स्पेन है वो छोटी होती है, मेनली 1 दिन से 2 दिन या फिर कई वीक भी हो सकती है। तो शॉर्ट लिव इनकी वेरी करती है, इसलिए कोई प्रॉपर लाइफ स्पेन दी नहीं गई है, ठीक है, एनसीईआरटी में। तो अगर ल्यूकोसाइड आर जनरली शॉर्ट लिव्ड होती है, ठीक है, इनमें कैटेगरी होती है 2 कैटेगरी, कैसी होती है, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। अब ग्रेनुलोसाइट की अगर बात करें तो ग्रेनुलोसाइट में 3 आते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स और बेसोफिल्स। और एक ग्रेनुलोसाइट में अगर बात करें तो एक ग्रेनुलोसाइट में 2 तरीके की आती है, एक ग्रेनुलोसाइट में 2 तरीके की आती है, कौन कौन सी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब बात करें एक एक की, न्यूट्रोफिल्स क्या है, मोनोफिल्स क्या है, इस्नोफिल्स क्या है और बेसोफिल्स क्या है, इन सब की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हम ग्रेनुलोसाइट की। तो ग्रेनुलोसाइट लगभग 70 से 75% होती है टोटल डब्ल्यूबीसी की, ठीक है। उसमें अगर बात करें न्यूट्रोफिल्स भी, न्यूट्रोफिल्स जो है 60 से 65% होती है। ये एसिडिक डाई यानी कि एसिडिक और बेसिक डाई यानी कि तभी तो न्यूट्रल होती है, तो इन दोनों में होती है, ठीक है, स्टैंड होती है इन दोनों से। अगर बात करें ये तो ये फैगोसाइटेटिक एक्टिविटी शो करती हैं, रैपिड फाइगोसाइटिक एक्टिविटी शोज करती हैं। अगर बात करें इस्नोफिल्स से, तो इस्नोफिल्स जो है वो 2 से 3% पाई जाती है मेनली, ठीक है। एसिडिक डाई होती है इसमें। तो अगर क्या करें, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बाई लोब्ड होता है। न्यूट्रोफिल्स का जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, मैनी लोब्ड होता है, ठीक है। अगर बात करें बेसोफिल्स की तो 0.1 से 1% लगभग पाई जाती है, स्मॉलेस्ट होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं, एंड डंबल शेप, इनका जो न्यूक्लियस है वो डंबल शेप होता है, ठीक है। ये वो मास्ट सेल जो होती है ना, बेसोफिल सेल, जिसमें कि हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिपेरिन इन्वॉल्व होते हैं, क्या इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के अंदर ये इन्वॉल्व होती है, कौन सी सेल, बेसोफिल सेल। अब बात करते हैं अगर ग्रेनुलोसाइट, तो ग्रेनुलोसाइट में क्या होता है कि जो 2 तरीके की होती हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अगर लिम्फोसाइट की बात करें तो 20 से 25% होती है, स्मॉलेस्ट होती हैं, कॉमनेस्ट डब्ल्यूबीसी होती हैं। और लिम्फोसाइट की क्वालिटी क्या है कि ये कभी भी फैगोसाइटेटिक एक्टिविटी नहीं शो करती हैं। मोनोसाइट जो कि 6 से 8 ही % होती है, लेकिन मैक्रोफेजेस होती हैं, इन्हें मैक्रोफेजेस भी बोलते हैं, और ये क्या बोलते हैं, मोस्ट फैगोसाइटेटिक होती हैं। और लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, मोनोसाइट ही होती है, ठीक है। इनका जो शेप होता है वो किडनी शेप होता है, यानी कि बीन शेप होता है। और जबकि लिम्फोसाइट का शेप क्या होता है, वो जनरली कोई शेप नहीं होता है उसमें, उसके अमीबॉयड होती हैं वो, मतलब लिम्फोसाइट जो हैं, तो किडनी शेप होती है। तो बात हो गई है पूरी डब्ल्यूबीसी की। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है, थ्रोम्बोसाइट या फिर प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स पढ़ने से पहले इसे एनसीईआरटी में फिगर दे रखा है प्लेटलेट्स का, यानी कि इस्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, सबका फिगर दे रखा है। तो ये फिगर भी हमें पहचानना आना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे भी। बात करते हैं थ्रोम्बोसाइट या कि प्लेटलेट्स की, तो ठीक है। तो ये क्या होता है, सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं। किसके सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं, मेगाकैरियोसाइट ऑफ बोन मैरो सेल्स। तो बोन मैरो सेल्स की एक सेल होती है, इसे बोलते हैं मेगाकैरियोसाइट। तो उसी के फ्रेगमेंट्स होते हैं, टूट जाती है वो। तो क्या करते हैं, इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। और इनका जो शेप होता है वो डिस्क शेप होता है या फिर ओवल शेप कह सकते हैं, ठीक है। अगर काउंट की बात करें तो 1.5 लाख से 3 लाख प्रति mm³ ब्लड में पाई जाती है, ठीक है। अगर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया किसे बोलते हैं, अगर डिक्रीज हो जाती है प्लेटलेट्स, ठीक है, तो उसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। बट अगर हम बात करते हैं कि लाइफ स्पेन के बारे में, तो लाइफ स्पेन 8 से 10 दिन होता है। अब ये करते हैं क्या है, हेल्प, इनका मतलब क्या है कि क्यों पाई जाती है। अगर बात करें तो ये ब्लड क्लॉटिंग में बहुत हेल्प करती हैं, व्हिच इन्वॉल्वड इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं ये, ठीक है। तो करती क्या है, ये इनिशिएट करती हैं, सबसे पहले क्या करती हैं, रिलीज करती हैं थ्रोम्बोकाइनेज के, जो कि नेसेसरी होता है इनिशिएशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग में। अगर रिडक्शन हो जाता है किसमें, प्लेटलेट्स में, यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, हमको एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है, क्योंकि ब्लड कोगुलेट नहीं कर पाता है। तो इसलिए थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो है वो
घातक हो सकता है और ब्लड क्लॉटिंग जो है वो नहीं होगी, तो एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाएगा जिससे कि डेथ हो सकती है। सो फाइनली अब बात करते हैं ब्लड ग्रुपिंग की। तो ब्लड ग्रुप के क्या करें, तो अगर देखें तो एज यू नो ब्लड ह्यूमन बींग्स आर डिफरेंट इन सर्टन एस्पेक्ट्स। ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनके जो ब्लड है वो सर्टन एस्पेक्ट में सभी से डिफरेंट होते हैं। अपीयर्स टू बी सिमिलर, बट सिमिलर दिखते हैं। वेरियस टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज़ बीन डन। ब्लड ग्रुपिंग की वेरियस टाइप प्रेजेंट है। इसमें हम अगर कंसिडर करते हैं, यहाँ पर बात करने वाले हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और आरएच ब्लड ग्रुपिंग, जो कि वाइडली यूज की जाती है ऑल ओवर बर्ड्स। अब सबसे पहले बात करें अगर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में, तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में आपको पता होना चाहिए दो टर्म्स, एंटीजेंस और एंटीबॉडी। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ टू टाइप्स ऑफ एंटीजेंस। सरफेस एंटीजेंस, एंटीजेंस क्या होते हैं, आरबीसी के सरफेस पर पाए जाते हैं, इसलिए उसे सरफेस एंटीजेंस बोलते हैं। ये होते क्या है, केमिकल होते हैं जो कि इंड्यूस करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स। अगर बात करें फिर आती है सिमिलरली, अगर देखो तो प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स। डिफरेंट इंडिविजुअल्स की जो प्लाज्मा होती है उसके अंदर जो नेचुरल एंटीबॉडीज़ होती है, यानी एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं जो कि रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती हैं किसके खिलाफ ऑफ एंटीजन, एंटीजन के खिलाफ रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती हैं, उसे एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडी प्लाज्मा पाई जाती है, जबकि एंटीजन क्या है आरबीसी के सरफेस पे पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज इन 4 ग्रुप्स। अगर इनका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी के हिसाब से तो 4 ग्रुप्स बनते हैं, ए बी एंड ओ ग्रुप्स। अब बात करते हैं अगर ब्लड की, तो ट्रांसफ्यूजन की अगर बात करते हैं तो ट्रांसफ्यूजन में जो है वो सभी के ब्लड को ट्रांसफ्यूज ईजिली नहीं करते हैं। ट्रांसफ्यूजन करने से पहले डोनर का और रेसिपिएंट का जो ब्लड ग्रुप है वो केयरफुली मैच्ड करते हैं, जिससे क्या होता है कि जब ट्रांसफ्यूजन करने के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम्स लाइक क्लम्पिंग, क्लम्पिंग का मतलब क्या है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है आरबीसी में, तो क्या होती है ब्लड कॉगुलेट हो जाते हैं। तो ब्लड कॉगुलेट हो जाएंगे तो फिर पेशेंट जिसके अंदर ब्लड ट्रांसफ़र किया गया है, रेसिपिएंट जो है उसकी डेथ हो जाएगी भाई साहब। तो इसलिए अगर बात करें कंपेटिबिलिटी की, तो कंपेटिबिलिटी का चार्ट नीचे दिया रखा है, यहाँ पर अगर डिस्कस करते हैं तो चार्ट में तो सबसे पहले बात आती है ग्रुपिंग की है, फिर एंटीजन कौन से पाए जाते हैं उसके आरबीसी पर, और फिर एंटीबॉडी प्लाज्मा में कौन सी पाई जाती है, फिर डोनर किस डोनर से वो ब्लड रिसीव कर सकता है। अगर मान लीजिए किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर एंटीजन ए पाया जाएगा। अगर एंटीजन ए पाया जाएगा तो उसके अंदर एंटीबॉडी बी पाई जाएगी। अगर एंटीबॉडी बी पाएगी, अगर एंटीजन बी आ गया उसके ब्लड में तो एंटीबॉडी बी और एंटीजन बी मिलके क्लम्पिंग कर देंगे, तो इसलिए वो बी वाले ब्लड ग्रुप से ब्लड नहीं ले सकता है। तो उसे क्या चाहिए, सिर्फ ए वाला ब्लड ग्रुप दे सकता है और ओ ब्लड दे सकता है, क्योंकि ओ जो है यूनिवर्सल डोनर है, उसके अंदर कोई तरीके की भी एंटीजन्स नहीं पाए जाते हैं, किसी भी तरीके के एंटीजेंस नहीं पाए जाते हैं किस ब्लड ग्रुप में, ओ, तो इसीलिए वो क्या है यूनिवर्सल डोनर है। अगर बी की बात करें तो बी के अंदर एंटीजन बी पाया जाएगा, एंटीबॉडी ए पाई जाएगी, तो वो किससे ब्लड रिसीव कर सकता है, बी से रिसीव कर सकता है और ओ से रिसीव कर सकता है। अगर ए बी की बात करें तो उसके अंदर एंटीजन ए भी पाया जाएगा और एंटीबॉडी बी भी पाई जाएगी, लेकिन अगर एंटीजन ए भी पाया जाएगा और एंटीजन बी भी पाया जाएगा। लेकिन अगर बात करें एंटीबॉडी की तो एंटीबॉडी जो है वो ए बी ब्लड ग्रुप में नील होती है, यानी कि होती ही नहीं है, तो वो तो यूनिवर्सल रिसिपिएंट हो गया भाई, ए बी से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। लेकिन अगर ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो उसके अंदर क्या है, एंटीबॉडी तो दोनों है, ए है एंटीबॉडी और एंटीबॉडी बी है, लेकिन उसके अंदर एंटीजन ही नहीं है। तो अगर किसी भी तरीके का उसके अंदर एंटीजन आता है तो एंटीबॉडी तो तुरंत रिएक्शन कर जाएगी उसके साथ में और फिर क्लम्पिंग हो जाएगी, तो वो सिर्फ ओ वाले ब्लड ग्रुप से ही ले सकता है ब्लड। तो अगर बात करें ए बी जो है वो क्या है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, एंटीबॉडी नहीं होती है। अगर बात करें ओ ब्लड ग्रुप तो वो क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, क्योंकि उसके अंदर किसी भी तरीके की एंटीजेंस नहीं पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम एक अनदर ब्लड ग्रुप की, जिसकी बोलते हैं आरएच ब्लड ग्रुपिंग। आरएच ब्लड ग्रुपिंग क्या है, सिमिलर जो होता है वो रेसिस मंकी के सिमिलर होता है। आरएच जिसे रेसिस मंकी से ही लिया गया है। तो क्या करते हैं इसमें, रेसिस मंकी फैक्टर्स एंटीजन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी के प्रेजेंट होता है क्या, रेसिस फैक्टर्स, जिसे हम आरएच बोलते हैं। ठीक है, तो नेम्ड करते हैं अगर आरएच एंटीजन जो है अगर प्रेजेंट है किसमें, मेम्ब्रेन पे आरबीसी के, तो उसे आरएच पॉजिटिव बोलेंगे। लेकिन अगर आरएच फैक्टर जो है वो एब्सेंट है कहाँ पे, मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, तो उसे क्या बोलेंगे, आरएच नेगेटिव। अगर बात करते हैं 80% ह्यूमन कहते हैं इंडिया में तो 97% होते हैं जनरली, बट अगर वर्ल्ड की बात करें तो 80% क्या होते हैं, आरएच पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, उसकी आरबीसी की मेम्ब्रेन पर आरएच फैक्टर जो है, आरएच फैक्टर रेसिस मंकी वाला फैक्टर वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर बात करें तो आरएच पॉजिटिव एंटीजन, यानी कि आरएच पॉजिटिव पर्सन्स के पास में आरएच पॉजिटिव एंटीजन तो होता ही है, लेकिन
क्या करते हैं कि उनके अंदर एबिलिटी भी नहीं होती है और उनके अंदर नेचुरल एंटीबॉडी भी नहीं पाई जाती, किसके खिलाफ, RH एंटीबॉडी, यानी कि R एंटीबॉडी उनके पास में नहीं होती है। बट जो RH नेगेटिव पर्सन है, एंटीबॉडी उनके पास भी नहीं है, बट उनके अंदर एबिलिटी होती है, क्या, RH एंटीबॉडी जनरेट करने की एबिलिटी होती है। बट अगर एक्सपोज्ड होती है RH ब्लड ग्रुप, अगर एक्सपोज्ड होता है फर्स्ट टाइम RH नेगेटिव के पास में, तो क्या होगा, एक्सपोज्ड होते ही वो एंटीबॉडी बनाएंगे, तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम होगा तब प्रॉब्लम होगी ना। तो RH नेगेटिव के पास क्या है, एबिलिटी है टू जनरेट एंटीबॉडी, बट RH पॉजिटिव के पास क्या है, एंटीबॉडी नहीं है। और एंटीबॉडी अगर जनरली पहले देखे थे, एंटीबॉडी तो RH नेगेटिव के पास भी नहीं थी, लेकिन उसके पास सिर्फ एबिलिटी थी बनाने के लिए। बात करते हैं हम एक स्पेशल टाइप के केस के बारे में। स्पेशल टाइप केस क्या है, इसमें RH इनकम्पेटिबिलिटी यानी कि मिसमैचिंग का केस है। तो अगर बात करते हैं अगर मदर से, तो प्रेग्नेंट, अगर मदर है वो प्रेग्नेंट है और उसका ब्लड क्या है, RH नेगेटिव है, और उसके अंदर जो फीटस पल रहा है वो RH पॉजिटिव है, तो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी अगर, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है, क्योंकि जो प्लीसेंटा है उससे जो वेल सेपरेट होता है, फीटस का ब्लड और मदर्स का ब्लड वेल सेपरेट होता है। बट द टाइम ऑफ डिलीवरी के टाइम कुछ एक्सपोजर हो सकता है, मतलब कुछ रप्चर होने के, प्लेसेंटा रप्चर होती है तो कुछ ब्लड जो है फीटल का वो मैटरनल ब्लड में मिल सकता है। और मैटरनल ब्लड में जैसे ही वो फीटल का ब्लड मिलेगा, तो मैटरनल ब्लड क्या था, RH नेगेटिव था, तो उसके अंदर RH पॉजिटिव ब्लड जैसे भी आएगा तो क्या करेगा, वो एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा। तो एंटीबॉडी बनाना उसने स्टार्ट कर दिया, तो उसके अंदर बन गई एंटीबॉडी। बट अब सेकंड टाइम अगर प्रेगनेंसी होती है, सीक्वेंशियल प्रेगनेंसी अगर फिर से होती है, तो RH एंटीबॉडीज़ फ्रॉम द मदर्स, RH एंटीबॉडीज़ फ्रॉम द मदर्स, क्योंकि मदर के अंदर तो एंटीजन नहीं था, RH एंटीजन नहीं था, तो वो RH नेगेटिव थी। बट अब क्या है, RH नेगेटिव होने के बावजूद भी उसके अंदर क्या हो चुका है, एंटीबॉडी बन चुकी है, किसके खिलाफ, RH एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बन चुकी है। अगर फीटल वापस से अगर फीटल आता है और वो RH पॉजिटिव होता है, तो क्या करेगी, सीवियर फीटल को जो है वो क्या होगा, उसका जो RBC होगा ना फीटल का, वो क्या कर जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, उसको एनीमिया हो जाएगी या फिर जॉन्डिस हो जाएगी। तो इसी तरीके की जो कंडीशन होता है ना कि सेकंड प्रेगनेंसी जो है उसमें प्रॉब्लम होगी उसको। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। अब बात करते हैं, अगर इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस को हमें हटाना है, यानी कि एडमिनिस्ट्रिंग करना है, यानी कि अवॉइड करना है हमको उसको। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, एडमिनिस्ट्रिंग यानी कि इंजेक्ट करना पड़ेगा, क्या हमको, उसे जो मदर से उसको RH एंटीबॉडीज़ देना पड़ेगा जस्ट आफ्टर द डिलीवरी। फीटल की जो बच्चा था उसके जो बर्थ हुआ उसके तुरंत बाद हमको क्या देना पड़ेगा, RH एंटीबॉडी। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगी, जो उसके अंदर एंटीबॉडी बनी थी वो फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी सेफ हो जाएगी। या फिर उसके अंदर हम गैप कर सकते हैं, 5 साल या 6 साल का गैप कर देंगे। तो क्या होता है, लाइफ स्पेन पे डिपेंड करती है मेमोरी सेल्स पे, क्या, एंटीबॉडीज़। तो फिर लाइफ स्पेन खत्म हो जाएगी, तो फिर भी जो सेकंड प्रेगनेंसी वो सेफ हो सकती है।